सिर्फ 30 से 40 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दुबई सबसे आगे निकल गया। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट बहुत बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करती थी, इसको शेख रशीद दुबई के फेवर में करना चाहते थे। यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, वो कैसे इतना बड़ा हुआ, चलिए उस चीज को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई ये नाम सुनते ही हम पूछते हैं ये वही जगह है ना जहाँ बुर्ज खलीफा है। इतनी ऊंची है कि वहाँ से अर्थ की रोटेशन दिखाई देती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बड़े बड़े होटल्स जो पानी के अंदर बनाई हुई है, और दुनिया की सबसे बड़ी मॉल द दुबई मॉल भी इस जगह है। जी हाँ दोस्तों, हम दुबई की ही बात कर रहे हैं। ये शहर कोई ड्रीमलैंड से कम नहीं है। यहाँ सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे बड़ी मॉल ही नहीं है, बल्कि उसके साथ सबसे बड़ा होटल, सबसे ऊंची रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट भी यहाँ मौजूद है। पुलिस यहाँ पर लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसे सुपर कार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। पर क्या आपको पता है, आज से ठीक कुछ ही साल पहले ये जगह एक ऐसी थी जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान से भरा बंजर जमीन, धूल मिट्टी, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। लोगों को यहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं था। वो जगह आज के डेट पे एक ऐसी जगह बन गई है जो दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पानी की किल्लत थी, आज के डेट पे वहाँ 128 बिलियन इंपीरियल गैलन वाटर बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। बड़े बड़े फाउंटेन्स और कैनल्स बड़े तेजी से बन रहे हैं। जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान थी, वहाँ आज के डेट पे दुनिया के सबसे अच्छे रोड्स हैं। कहा जाता है कि रेत पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है, पर पता नहीं ये लोग कौन सी ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना डाली। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दुबई के शेख के पास तेल की कुआं है और वहीं से इतने पैसा आता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं भी आज तक यही सोच रहा था, पर मैं गलत था। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दुबई की टोटल जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा तेल से आता है। तो सवाल ये उठता है आज के डेट में, जो जगह एक समय में सिर्फ मछुआरा का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, उस जगह सिर्फ 30 से 40 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि दुबई सबसे आगे निकल गया और दुनिया की बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। और ऐसा क्या दिक्कत आ रही है बाकी देशों को जो वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इसके पीछे छुपी एक इंटरेस्टिंग कहानी को समझनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। दोस्तों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि दुबई है कहाँ पर। आज के दिन दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को दुबई के बारे में पता है। और दुबई आज के दिन जो भी शहर है, वो कैसे इतना बड़ा हुआ, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। आज से करीब 200 साल पहले 1820 में यूएई या जो भी है, उस टाइम में ऐसे कुछ भी नहीं था। अलग अलग किंग्स यानी शेख्स अपने अपने एरिया को रूल करते थे और उस एरिया को शेखडम कहा जाता था। और आज के दिन जहाँ दुबई है, तब मछुआरों का एक गांव कहलाया जाता था जो अबू-धाबी के अंडर आता था। साल 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे अबू-धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था, जिसे हम दुबई के नाम पर जानते हैं। और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। अभी भी जो दुबई का रूलर है वो इसी खानदान से है। उस टाइम में ब्रिटिशर्स जो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज कर रहे थे, वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए अबू-धाबी के रास्ते जाया करते थे। परेशानी ये थी कि ये जगह से निकलते हुए अंग्रेजों के साथ अक्सर लूटपाट होती थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने शेखडम के साथ बात की और उनके साथ एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि उनके साथ आगे चल के कोई लूटपाट ना हो। जिसके चलते इस एरिया का नाम शेखडम से हटकर ट्रूशियल स्टेट हो गया और दुबई भी ट्रू स्टेट में आ गया। आगे चल के जब इस एरिया में दूसरे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रूशियल स्टेट को सिक्योरिटी देने लगा और उनका सारे चीज़ें भी मैनेज किया। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ट्रूशियल स्टेट बस एक क्रॉसिंग पॉइंट था और ऊपर से चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। तो उनके हिसाब से उन्हें यहाँ पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं था। उस टाइम दुबई का एरिया फिशिंग से बढ़कर पर्ल बिजनेस के लिए जाना गया, पर तभी भी एक गांव कहलाता था। इस तरह 100 साल से भी ऊपर बीत गया, पर दुबई वैसे की वैसे ही था, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ रेगिस्तान और धूल मिट्टी। पर दुबई की असली किस्मत तब चेंज हुई साल 1958 में, जब शेख रशीद बिन सईद दुबई के रूलर बने और उन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता शहर बनाने की सपना देखा।
साल 1959 में शेख रशीद यूरोप गए और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी प्रभावित हुए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस के हब बनाएंगे जो पूरे दुनिया में फेमस होगा। दुबई एक ऐसी जगह है जो गल्फ कंट्री के साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है, और जो दुबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। पर दिक्कत ये था कि दुबई की खाड़ी में छोटे मोटे नाव तो आते थे पर बड़ी जहाज नहीं आ पा रही थी, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शेख रशीद ने समुंदर को गहरा और बहुत चौड़ा करवाया। इसमें उनके पास जो भी पैसा था सब इसमें लगा दिया, साथ में लोन भी लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसके कारण उन्हें लोगों से काफ़ी कुछ सुनने को मिला था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनका मेहनत काफ़ी रंग लाई और इस वजह से दुबई में बड़े बड़े शिप्स भी आने लगे, जिसके कारण दुबई का मार्केट काफ़ी अच्छा चलने लगा। लेकिन शेख रशीद का सपना यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने बाद में एयरपोर्ट बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे पैसा लगवाया। जो भी पैसा आ रहा था वो सारे इन्हीं चीज़ों में लगवा रहे थे। फिर 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन ऑयल का मात्रा दूसरे जगह के मुकाबले काफ़ी कम निकल रहा था। उनके हिसाब से ऑयल तो मिल गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था, इसलिए उन्होंने ऑयल का पैसा भी इंफ्रा डेवलपमेंट में लगाया। उन्होंने उस टाइम एक बात कही थी जो आज भी बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरे बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका भी बेटा लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन भविष्य में हालात ऐसे होंगे कि उसका आने वाला बेटे को फिर से ऊँट की सवारी करनी पड़ेगी। इसलिए वो दुबई को एक ऐसा सिटी बनाना चाहते थे जिसकी डिपेंडेंसी तेल के ऊपर ना हो। और साल 1968 में दुबई को ब्रिटिश राज से छुटकारा मिल गया, दुबई इंडिपेंडेंट हो गया। उस वक्त 7 अलग अलग राजाओं का राज्य था: अबू धाबी एमिरेट, दुबई एमिरेट, शारजा एमिरेट, फुजाइरा एमिरेट, अल कुवैन एमिरेट, रस अल खैमा एमिरेट और अजमान एमिरेट। 7 अलग अलग किंगडम के राजा ने मिलकर डिसाइड किया कि एक कंट्री बनाएंगे जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE। और 1971 में सारे किंगडम एक हो जाते हैं। सिर्फ रस अल खैमा ये जो किंगडम था वो 1 साल के बाद यानी 1972 में ज्वाइन करता है। लेकिन दुबई खुद में एक किंगडम था, लेकिन एज ए कंट्री UAE रिप्रेजेंट करता था। जैसे हर कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही UAE की भी होते हैं। कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोटिंग नहीं, लेकिन कौन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड एक अलग तरीके से होता है। 7 किंगडम के राजा ने मिलकर डिसाइड किया कि जो अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और तब से यही प्रथा चला आ रहा है। दिन प्रतिदिन शिप्स का आना जाना बढ़ने लगा, और उस बात को देखते हुए शेख रशीद ने साल 1972 में एक पोर्ट बनवाया, पोर्ट रशीद के नाम से। इस पोर्ट की वजह से वहाँ बहुत सारे शिप्स रुकने लगे और आसपास के एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने लगा और डिमांड काफ़ी बढ़ा। फिर 1979 में एक और पोर्ट बनवाया, जावेल अली पोर्ट के नाम से। फिर शिप्स की रिपेयरिंग के लिए ड्राई डॉक भी बनवाया गया। जब ये सारे चीज़ें बन रही थी तब एमिरेट्स ऑफ दुबई धीरे धीरे चमकने लगा। जब बाकी देश तेल की पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे, तब उस टाइम में शेख रशीद की सोच पूरी तरह अलग था। और इसके कुछ टाइम बाद शेख रशीद एक ऐसे चीज़ किए जो किसी को उम्मीद भी नहीं था। पोर्ट में पैसा और बढ़ाने की वजह शेख रशीद ने यह अनाउंस करते हैं कि दुबई का जावेल अली पोर्ट पूरी तरह कमर्शियल फ्री जोन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो भी शिप्स गुजरेगा उसे किसी भी तरह का टैक्स देनी नहीं होगी। उस पूरे एरिया को टैक्स फ्री जोन कर दिया। शेख रशीद का ये डिसीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। टैक्स फ्री करने के बाद ये रूट सबके लिए एक फेवरेट रूट बन गया और ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स दुबई में आने लगा, जिसके कारण दुबई की इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला और लगभग 24% हिस्सा टोटल GDP का यहीं से आने लगा। और दुबई एक बहुत बड़ी सिटी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है शेख रशीद और उनके डिसीजन को। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया। उस टाइम में एक चीज़ और हुई थी, पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट बहुत बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करती थी। सारे इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान होकर जाती थी। इस वजह से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस काफ़ी बड़ी बन गई थी। इस चीज़ को शेख रशीद दुबई के फेवर में करना चाहते थे और साल 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे देके पाकिस्तान से एरोप्लेन खरीदने लगे और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। और एयर एमिरेट्स यहाँ भी सारे एयरलाइन कंपनी को पीछे कर देता है।
क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को अलग से ग्रो करने के लिए पैसे दिए जाते थे और पूरी तरह टैक्स फ्री था, जिसके चलते पूरे दुनिया का नंबर 1 एयरलाइन बन गया एयर एमिरेट्स। वैसे तो दुबई काफ़ी रिलीजन फॉलो करने वाला देश है, लेकिन उसके बाद भी बाहर से आने वालों के लिए वहाँ कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दुबई को ऐसे बनाया गया है कि हर कंट्री के लोग वहाँ बिना किसी परेशान के आ जा सकते हैं और एक बार आए तो बार बार आने को मन करे और दुबई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाए। और ये सोच आज भी दुबई के अंदर देखने को मिलती है और इसी सोच की शुरुआत भी शेख रशीद ने ही की थी। जब दुनिया भर के शेफ्स दुबई के अंदर आ रहे थे तब उन्हें पता था कि बाहर से लोग भी आएंगे और बाहर के लोगों को दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में काफ़ी ओपन रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो जो थिंकिंग है आज भी उनके बेटे ने मेंटेन किया है। दुबई के पोर्ट्स और ट्रेड्स की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई के अंदर आने लगे। यहाँ से शेख रशीद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इन्हें और भी फैसिलिटीज दे दिया जाए ताकि ये लोग दुबई के अंदर ज़्यादा दिन तक रुक सके। और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम शुरू हुई। जो चीज़ें अब पोर्ट बनने से शुरू हुई थी वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही थी। दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग बनने लगे और दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का काम शुरू हुआ। साल 1990 में शेख रशीद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग दुबई घूमने आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे, लेकिन हर फैसिलिटी होने के बाद भी लोग बाहर से नहीं आ रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए दुबई की गवर्नमेंट ग्लैमरियस को दुबई के अंदर ऐड किया। जो भी चीज़ें दुनिया भर के अंदर फेमस थी उन्हें और भी बड़े स्केल में कन्वर्ट करके दुबई के अंदर लाया गया। उस समय ऐसे बहुत सारे होटल्स बनवाए जो आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया और होटल्स के बिजनेस सही से चलने से पहले साल 1999 में शेख रशीद का डेथ हो गया। शेख रशीद के बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई के किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह थे। उन्होंने अपने फादर के सपने को और भी आगे बढ़ाया और दुनिया का पहला 7 स्टार होटल की ओपनिंग की। और इसी सोच के साथ दुबई में हर चीज़ जो दुनिया के अंदर थी उसे बड़ा करके बनाया जाने लगा। रेत में जहाँ एक छोटा सा कमरा बनाने की हम सोच नहीं सकते हैं, वहाँ दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के बिल्डिंग्स के लाइन लगा दी। समुंदर के अंदर मिट्टी भर के वहाँ पूरा सिटी खड़ी कर दी गई। ये सिर्फ सपनों में ही सोचा जा सकता है, लेकिन दुबई रेगिस्तान के अंदर मल्टीपल आइलैंड बनवाए। रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पीने के पानी का। इन्होंने ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाए जिसने समुंदर के पानी को ही पीने लायक बना दिया। जो पोर्ट्स थे वो पहले से ही टैक्स फ्री था, लेकिन आज के दौर इन्होंने पूरे कंट्री को ही टैक्स फ्री कर दी। दुबई में बिजनेसमैन और आम लोगों को टैक्स देना नहीं होता। लोगों से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड्स का फंड यूज किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के अमीर लोग अपना हेडक्वार्टर दुबई में शिफ्ट कर लिया। टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुनिया भर में काफ़ी लोग बाहर से आने लगे और दुबई आज के दौर दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन गया। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।